एथिक्स, इंटीग्रिटी और कहता एप्टीट्यूड। आपने एप्टीट्यूड वर्ड भी सुना? एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एथिक्स, इंटीग्रिटी, ये सब क्या हैं? एक कॉमन पर्सनालिटी के हिस्से हैं ये, समझ रहे ना? अभिवृत्ति की बात कीजिए, अभिरुचि की बात कीजिए, ईमानदारी की बात कीजिए, सत्यनिष्ठा की बात कीजिए, नैतिकता की बात कीजिए, ये सब क्या है? यह सब एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोर इश्यूज हैं। मतलब इन पिलरों पर हमारी लाइफ टिकी हुई है। झूठ की बात कीजिए, मक्कारी की बात कीजिए, धोखा की बात कीजिए, चोरी डकैती की बात कीजिए, यह एक हवा के झोंके से भरभरा सकते हैं। तो जो सिविल सर्वेंट या जो पीसीएस अफसर चाहिए, उसमें अगर आप एथिक्स भरे ही नहीं हैं या एथिक्स की समझ ही नहीं है, तो फिर जिस संगठन में जा रहे हैं उस संगठन का जो उद्देश्य है उसे प्राप्त करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, चुनौती हो जाएगी। और यह कोई बाहर का विषय नहीं है बच्चा। एथिक्स जो है ना, जो ये पेपर है, बाहर का विषय नहीं है। बाहर का विषय इन द सेंस जैसे हमारी शरीर विटामिन डी नहीं बनाती है। विटामिन डी हमें बाहर से ही लेना पड़ता है, जैसे सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन डी मिलता है। लेकिन बहुत सारी चीज शरीर बनाती है। एथिक्स जो है हमारे अंदर ही बनता है, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सिविल सर्विसेज या पीसीएस के सिलेबस में जो एथिक्स डाला गया, एक प्रकार से हम क्लास में खड़े होकर के क्या दे रहे हैं मालूम आपको? एक सप्लीमेंट बता रहे हैं। ये हर्बल सप्लीमेंट है, इसको खाओ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इससे जो शरीर की डिफिशियंसी है उसमें ये इफिशियंसी का काम करने लगेगा। जैसे विटामिन डी कम हो गया, अब धूप धाप तो आप ले नहीं पा रहे हैं और डिफिशियंसी चला गया है 10-12 लेवल पे, चाहिए मिनिमम 30, तो कहा गया कि आप विटामिन D3 का घोल जो है दूध के साथ, पानी के साथ हफ्ते में 1 बार पी लीजिए, 2-3 बार ऐसा कर लीजिए, उस डिफिशियंसी लेवल से इफिशियंसी लेवल में चले जाएंगे आप। क्योंकि शरीर को जो बनाने की, शरीर में जो बाहर से चीज आएगी अगर नहीं ले रहे हैं तो कम रहेगी। जैसे आपके घर में आटा कहाँ से आता है? बाहर से। गैस कहाँ से आता है? बाहर से। तो जो बाहर, जैसे गैस खत्म हो गया, अब अगर बाहर से मंगाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, क्या बनाएंगे? आज हम लोग कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत का नारा देते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत तो पहले था यार। आत्मनिर्भर भारत आज किस बात का? आज शहरी, जितने भी शहर और गांव का 2 भारत है हमारे पास। अभी यूपीएससी की जो स्टैंडिंग एक कमेटी जो संसदीय गठित की गई थी, ये समझने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई हिंदी इंग्लिश का सिलेक्शन का क्या रेशियो है, ग्रामीण और शहरी का क्या रेशियो है, यूपीएससी को लेकर अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है उस पर जो चल रहा है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ हिंदी इंग्लिश 2 भाषा है, हमारे यहाँ ग्रामीण और शहरी 2 देश है। हमारा जो ग्रामीण भारत है वो आत्मनिर्भर भारत है और शहर निर्भर भारत है। गांव का किसान फटी हुई कमीज और बहते हुए पसीने, लेकिन निर्भर है वो गांव अपना ही खेत से उत्पादन करता है और अपना रोटी बना लेता है। और आप शहर में आके राजा बाबू तो बन गए, जूता मोजा लगा के, टाई लगा के, लेकिन 5 किलो आटे के लिए निर्भर रहते हैं दूसरे पर। इसीलिए आपने देखे हो कि जब कोरोना आया था तो भर भरा के कौन ढहा था? शहर। और करोड़ों मजदूर, करोड़ों नौकरी करने वाले कहाँ वापस गए थे?
अपने गांव। तो भारत गांवों का देश था और आत्मनिर्भर देश था। एक किसान अपने 2-4 बीघे जमीन में खेती बाड़ी करके अपने 5-6 लोगों के परिवार की उदर पूर्ति कर लेता था, कच्चा पक्का खा लेता था, मोटा कपड़ा पहन लेता था और नीम के पेड़ के नीचे खटिया लगा के सो करके 80-90 साल 100 साल जी भी लेता था। एक वो भारत था। उस भारत को हमें एथिक्स सिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां झूठ नहीं था, वहां मक्कारी नहीं थी, वहां बेईमानी नहीं थी। जगह भी तो बने बेईमानी, झूठ, मक्कारी, धोखेबाजी की, वहां तो जगह ही नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। खेत खलिहान था, नीम का पेड़ था, कुएं का पानी था और आत्मनिर्भर थे। न बैंक में खाता था, न बैंक से लोन लेना था, न पक्के मकान की तमन्ना थी बहुत, न मोटर गाड़ी खरीदने की इच्छा थी, न उनको समझ थी। जितना था उसी में ठीक से जिंदगी जीते थे और 4-4 पीढ़ियों उनके सामने पनपती थी। और जब उनकी मौत होती थी तो बाजा बजा के उनको ले जाते थे गंगा के किनारे, पीछे से बाजा बज रहा होता था। जब कोई आदमी 102 साल में मरेगा, 99 में मरेगा, तो किस बात को रोएंगे? मरने का भी जश्न मनाते थे। और अब नाचते नाचते मर जाते हैं, खड़े खड़े गिर जाते हैं। मरने की कोई उम्र नहीं, कब हार्ट अटैक हो जाएगा, कितनी जल्दी डायबिटीज हो जाएगी, कुछ कोई इल्म नहीं है। सब कुछ हो रहा है। और कहां हो रहा है? दूसरे वाले भारत में। और वो भारत, हम फिर नारा क्या दे रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत। अरे आत्मनिर्भर तो हम थे ही। इसका मतलब बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई, हम निर्भर भारत हुए। आपके पास आटा हो, चावल हो, दाल हो, नमक हो, मिर्च हो, XYZ जितनी चीज शहर में आप रहते हैं, एक चीज खत्म हो जाए दौड़े जा रहे हैं दुकान पे, दौड़े रहे। दिन भर मजदूरी कीजिए, सुबह शाम दुकान पे दौड़िए। यही शहरी जिंदगी है। पक्का मकान है, अच्छी गाड़ी है, AC है, कूलर है, पंखा है, बाथरूम है, किचन है, डाइनिंग है, ड्राइंग है, आगे बालकनी है, गमले लगे हुए हैं। वहां नीम का पेड़ था, यहां गमला लगा हुआ है। और बड़े शान से आप जो है कुर्ता पजामा पहन कर सुबह की चाय ले रहे हैं और आप सोचते हैं बड़ी शुद्ध जिंदगी जी रहे हैं। धोखाधड़ी में फंसे हुए हैं, उलझन में उलझे हुए हैं। 420 कोई आपके साथ करने के लिए तैयार है, रोज 10 झूठ से गुजर रहे हैं और हर चीज के लिए बाहर से निर्भर हैं। तो आप तो आत्मनिर्भर से निर्भर भारत की तरफ चले गए, आप स्वयं व्यक्तिगत तौर पे भी। और खाते पीते हट्टे कट्टे सब कुछ, बोले कल ही तो मिले थे, कैसे हो गए, उनको लेकर हरिद्वार निकल लिए। तो कमी कहां रह गई? इसका मतलब है कि शरीर की जो शुद्धता है, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, वह भी कहीं ना कहीं नदारत हुई है। चाहे खान पान की दृष्टि से, रहन सहन की दृष्टि से, डनलप का इतना मोटा मोटा चाहे गद्दा लाए हों, चाहे सारी कुर्सियां लकड़ी की खत्म करके उस सोफे पे बैठने का चलन हुआ हो, चाहे आपको पेड़ के नीचे उठने बैठने से के बजाय आप AC कूलर में जीवन काटने लगे, कुछ तो ऐसा फर्क पड़ा होगा जिसकी वजह से हमारी जो लॉन्ग लाइफ कल्चर हमारे इस आराम से बढ़नी चाहिए वो शॉर्ट टाइम में चली गई। और जो बहुत कमर तोड़ मेहनत किए, दिन रात फटी कमीज में पसीना बहाए, और वो सैकड़ों बरस, मतलब करीब करीब 90-100 बरस की जिंदगी जीने में वो कहीं ना कहीं एक प्रकार सक्षम रहे। हम सुबह में नाश्ता लेते हैं, वो सुबह खेत में दिखते हैं। जब हम लोग लंच ले रहे होते हैं तब उनका एक टाइम का भोजन हो रहा था। कितने लोग हैं गांव में 70-80 साल के जो एक ही टाइम खाते हैं, सिर्फ दिन में खाते हैं बस। न दांत उखड़े हैं, न चाल में कोई कमी है, न उनका कोई ऐसा हेल्थ इशू बहुत बड़ा है। सोटा लेकर के पूरा खेत घूम रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रकृति का जो पूरा बंदोबस्त है, अगर वो हमारे हिस्से में है तो हमारे हेल्थ को लेकर के काफ़ी कुछ पॉजिटिव रहेगा। अब
एथिक्स को हम क्यों सिखा रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ी 2013 में यूपीएससी को एथिक्स डालने की, या बाद के पीसीएस के परीक्षाओं में एथिक्स। जब भारत में एक बदलाव आता जाएगा, सब लोग शहरों में आते जाएंगे, एक भारत शहरी भारत होता जा रहा है, ग्रामीण भारत से शहरी की ओर चले गए हम लोग ज़्यादातर। अब शहर, एक ज़माना था 1951 की जनगणना में जाके देखेंगे तो 85% लोग भी नहीं रहते थे, 85% से ज़्यादा लोग रहते थे गांव में, पढ़े लिखे बहुत कम थे, 18.33% थे। एथिक्स क्या सिखाओगे यार उनको, गांव के लोगों को एथिक्स सिखाओ, वो एथिक्स से भरे हुए हैं। बच्चा स्कूल से आता था, दोपहर की छुट्टी में उसकी अम्मा कहती थी कि ये मट्ठा ले जा, जरा अपने बाबू को पिला के आ जा फटाफट। उसको मालूम है कि आधे घंटे की छुट्टी है, गांव का स्कूल है, थोड़ा टाइम रह गया, वो खाएगा भी, भाग के खेत में जाएगा और वो मट्ठा पिला के चला आएगा, फिर अपना बस्ता उठाएगा, फिर भागेगा स्कूल। इतना एथिक्स तो कक्षा 6वीं 7वीं से जानता था कि पिताजी हम धूप में काम कर रहे हैं, मट्ठा हम नहीं पिलाने जाएंगे तो कौन जाएगा। और आज आपके पास गाड़ी है, सुविधा है, सब है, पिताजी ने कह दिया जरा ये काम कर दो, बोले नहीं मेरे को ये काम है, मैं अभी नहीं जा पाऊंगा। तो एथिक्स सिखाना पड़ेगा। फिर एक गिलास पानी देना बेटा, लेके नहीं पी सकते क्या, एथिक्स सिखाना पड़ेगा। किचन में लोग चप्पल पहन के नहीं जाते, बिना नहाए गांव में खाना नहीं बनाते। गांव में भोजन वो बनाता है जो सुबह नहाता है पहले, और आप किचन के इर्द गिर्द चप्पल पहन के नहीं जा सकते। खाना लेने जाना है, अगर उसने थाली में खाना दे दिया, तो थाली में जब खाना उठाओगे, या उठाते थे, अब तो बदलाव आ गया है, तो आपके भी चप्पल नहीं होना चाहिए। और गाय या भैंस जो भी जिसके पास होता था, गोबर से लिपाई होती थी, और जमीन पे बैठ के खाते थे, उकड़ू बैठ के खाते थे, पलथी मार के बैठ के खाते थे। आज बाबा रामदेव हैं या कोई भी योग गुरु है, योगासन सिखाता है, ये बचपन में सब ऐसे ही करते थे बिना बताए ही। आज आप बेल्ट भी लगाए हुए हैं, कोट टाई भी लगाए हुए हैं, प्लेट लेकर के बारात में रात को 11 बजे घूम घूम के खा रहे हैं, तो आपको तो योगा सिखाया ही जाएगा। अशुद्धता आ गई ना, खान पान में अशुद्धता आ गई नहीं तरीके में। हाँ, पेट कसे हुए हैं जोर से, जूता मोजा पहने हुए हैं, थाली लेकर वो भी खड़े खड़े खा रहे हैं। तो अगर औषधीकरण के परिणाम स्वरूप देखें कि स्वास्थ्य के लिए भोजन कब किस अवस्था में करना ठीक रहता है, तो ये अवस्था तो बिल्कुल खत्म है। तो बाबा रामदेव से सिखाएंगे ही ना कि ऐसे सांस खींचो, ऐसे करो, वैसे करो। जरूरत इसलिए पड़ी, इसीलिए आप करते भी हैं। लेकिन गांव के आदमी, वो किसान आदमी से जाके देखो अनुलोम विलोम, वो कुएं से पानी जब 10 बाल्टी भैंस गाय के लिए निकालता, क्या अनुलोम विलोम यार। फिर साइकिल चला के बाजार जा रहा है। तो जो चीज जो हमें चाहिए, इन बातों से ये कहना चाह रहे हैं, जो एथिक्स हमें चाहिए, वो एथिक्स हमें क्यों चाहिए। हमें एथिक्स इसलिए चाहिए कि कई चीजों की मिलावट हो गई, तो चलो थोड़ी सी किताबी चीजें पढ़ लेते हैं, एप्टीट्यूड के तौर पर, इंटीग्रिटी के तौर पर, एटीट्यूड के तौर पर, एथिक्स के तौर पर। आपकी रुचि बदल गई, आप एम्बिशन वाले हो गए, बिना मेहनत की चाहत रखने वाले, करना कुछ ना पड़े, हासिल सब कुछ हो जाए। इस विचार को बदलना है, मेहनत करके हासिल करो। आपने दूसरों की गाड़ी देखा, आपके अंदर अपराध बोध हो गया कि आप इस दुनिया के सबसे निकम्मे इंसान हैं, उससे बाहर निकालना है। वो ठीक है, वो अपना देखें, हम अपना देख रहे हैं। एक आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, क्या कर लेंगे आप? एक आईएएस बन के आप क्या कर लेंगे? कितनी सैलरी पाएंगे बताइए? एक आईएएस ऑफिसर कितनी सैलरी पाता है यार? इस देश में सबसे सीनियर आईएएस होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, और प्रदेश में सबसे सीनियर होता है चीफ सेक्रेटरी। करोड़ रुपए पाता है क्या सैलरी? 1-2 नहीं करोगे, खत्म हो जाएगी उसकी सैलरी लाख में। 1-2-3 करते करते उसकी सैलरी खत्म। साल भर जोड़ लो, साल भर में जोड़ लो कितना पाता है।
बिरला बनेंगे, टाटा बनेंगे आप आईएएस बन के ना। आप टाटा बिरला आईएएस के रहेंगे, आर्थिक नहीं, नैतिक, पब्लिक इंटरेस्ट में, जन कल्याण में, मान सम्मान में, देश को उम्दा बनाने में, नीतियों को क्रियान्वयन करने में, नीतियां बनाने में, हॉस्पिटल खुलवाने में, सड़क पर ट्रैफिक कंट्रोल में, सुरक्षा पे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने में, हर जगह आपकी उपस्थिति बड़े अच्छे ढंग से गिनी जाएगी। कब? जब इथिकल आप करेक्ट होंगे तब। लेकिन 20 करोड़ रुपए आपके घर में मिलने लगा तो, 500 बीघे का फार्म हाउस पकड़ा गया तो, घर में बीघे भर का स्विमिंग पूल बनवा दिया तो, 15 ट्रक चल रहे हैं आपके नाम से तो, 20 पेट्रोल पंप बेनामी हो गए, तब नहीं। लेकिन ये आएगा कैसे? सैलरी तो इतनी है नहीं, चांस वो भी है 20 करोड़ वाला भी, लेकिन जो चांस ले रहा है वो इथिकली है सही? नहीं। यही तो समझे नहीं, वो आईएएस तो बन गए, समझे नहीं। आईएएस बन गए लेकिन समझे नहीं। तो एथिक्स आपको समझा रहा है कि एथिक्स एक आपके एज ए पर्सनालिटी, बच्चा आपको क्या समझना है सब आपके अंदर। भगवान कहां है? भगवान बाहर है क्या? लोग कहते हैं भगवान अंदर है ना, बस पहचानना रह गया है। भगवान को रोज हम लेके घूम रहे हैं, पहचानते नहीं। पेट लेके घूम रहे हैं, किडनी लेके घूम रहे हैं, लीवर लेके घूम रहे हैं, हाथ पैर लेके घूम रहे हैं, आंख नाक कान सब लेके घूम रहे हैं, लेकिन इनकी कद्र नहीं पता आपको, बस कद्र नहीं आती। ठीक उसी तरीके से व्यक्तित्व आपके पास है, एथिक्स आपके पास है, इंटीग्रिटी आपके पास है, एटीट्यूड आपके पास है, एप्टीट्यूड आपके पास है, लेकिन आपने इसकी मोल नहीं समझा। 20 करोड़ रुपए इकट्ठा करके जेल चले गए। यही समझ थी आपकी। तो एथिक्स जो है एक प्रकार से नैतिकता और मानवीयता का वो फलक है जो आपको आसमान पे ले जाता है, और आप सम्मान की दृष्टि से, मान की दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से, मान मर्यादा की दृष्टि से, देश की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से आप काफी अच्छे व्यक्तियों में गिने जाते हैं, बस इसका अनुपालन मात्र कर लेने से। इसलिए एथिक्स पढ़ाया जाता है। ठीक है। अगर हम एटीट्यूड की बात करेंगे, जैसे नैतिकता की बात करेंगे, तो नैतिकता के कुछ सिद्धांत है बच्चा। एथिक्स में जो शब्द आता है इसके कुछ सिद्धांत हैं, जो कुछ दार्शनिक स्तर, कुछ मनोवैज्ञानिक और कुछ राजनीतिक विचारकों को जोड़ करके इसको हम समझाने में हम लोग सफल हो जाते हैं। ठीक है। एक प्रकार से इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग मास कम्युनिकेशन स्किल है ना। तो आपके जो जहन में है वही आप बोल, जैसा मैं हूं वैसा ही मैं पढ़ा रहा हूं, मैं हूं कुछ, पढ़ा कुछ और रहा हूं, ऐसा होता नहीं है। तो जो हूं, जैसा बोलता हूं, जैसा समझ पाता हूं, वैसे ही समझा रहा हूं। आपका जैसे हम जब एप्टीट्यूड की बात करते हैं, एक मनोभाव शब्द उभरता है, इसको हम लोग बोलते हैं मनोभाव। तो यहां उस दृष्टि से अगर हम बात करें तो जितने लोग यहां पर बैठे हैं सबके मन और उसमें व्याप्त भाव भिन्न भिन्न है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमिंग में, संगठनात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रयास आईएएस स्टडी सर्किल एक संगठन है। संगठन के लिए दो चीज चाहिए होती बस। एक चाहिए फिजिकल रिसोर्सेस और एक चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेस। फिजिकल रिसोर्सेस मतलब भौतिक संसाधन, जितना चीज हम लोगों के अलावा दिख रही है सभी भौतिक संसाधन है। मेज, कुर्सी, ये पैनल, फर्नीचर जो भी दिख रहे हैं आपको, डाइस वगैरह, ये सभी भौतिक संसाधन। और हम लोग क्या है? मानव संसाधन। भौतिक संसाधन और मानव संसाधन को क्लब कर दिया जाता है
तो उद्देश्य प्राप्ति के आसार बन जाते हैं। यानी इस डाइस को, इस पैनल को, इस कुर्सी मेज को, इस लाइट को, इस पंखे को, इस एसी को, जो भी चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं, इन सभी को अगर हम अलग करके सोचें कि आपको हम पढ़ा दें तो पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है। तो जैसे सिविल सर्विसेज के टूल्स क्या हैं, ये पाठ्यक्रम है, वैसे इस पाठ्यक्रम को समझने के क्यों समझाया जा रहा है, इसके भी कुछ ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, और हमने आपको जनरल स्टडीज या PCSIS पढ़ाने के लिए इतना क्यों बनाना पड़ा, हमको एक बिल्डिंग बनानी पड़ी, फिर ये साज सज्जा करना पड़ा। सीधे हम सड़क उड़क पे कहीं खड़े होकर पढ़ा देते। एक फ्रिज बनाने के लिए इतनी बड़ी फैक्ट्री क्यों बनानी पड़ी? वहीं घर के ड्राइंग रूम के बाहर कस उस देता फ्रिज उजला के, कहीं से ढक्कन वक्कन सब। तो हमें ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन। प्रयास IAS स्टडी सर्किल क्या है? एक संगठन है। संगठन किससे मिलकर बनता है? भौतिक और फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है। और दोनों, ये संगठन बिना किसी उद्देश्य के नहीं होता है, उसका कोई ऑब्जेक्ट होगा। और अगर संगठन का ऑब्जेक्ट पूरा नहीं होता तो संगठन बंद हो जाता है, संगठन खत्म कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे संगठन के बारे में आप जानते होंगे जो आज जिंदा नहीं होंगे। बहुत सारे बैंक घाटे में थे, उनको मर्ज कर दिया गया, क्योंकि संगठन बिना उद्देश्य के नहीं चलेगा। उद्देश्य पूरा होता रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा। तो आपके मन में भिन्न भिन्न भाव हैं, लेकिन आफ्टर ऑल एक जगह सब लोग एक हैं कि सबको इस परीक्षा को पास करना है। ठीक है। तो आपके अंदर का जो एक समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको अगर हम कंक्रीट वे में बात करें तो एक जैसा ही लग रहा है। भाई आप चाहे कम पढ़ें या ज़्यादा पढ़ें, ना पढ़ें, लेकिन अगर यहाँ है तो आपकी इच्छा में ये है कि कैसे UPSC क्लियर करें। तो इस मनोभाव की दृष्टि से अगर आप देखें, इस एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप कोई गलती तो कर नहीं रहे हैं। लेकिन एज ए पर्सन आपकी पर्सनालिटी में जो जरूरी पक्ष हैं वो नहीं आएंगे, तो क्या वाकई में वो चीज़ मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो आप उसको उभार लीजिए, है अंदर ही आपके, मन तो आप ही का है, भाव भी आप ही का है, उभार लीजिए उसको। उभरेगा कैसे? उस पर थोड़ा भार डाल दीजिए। आंखों से आंसू हर परिस्थितियों में नहीं आते, लेकिन जैसे ही मन पे हम भार डालते हैं, आंसू भरभरा के आ जाते हैं। मन पे हमें भार डालना पड़ता है। अगर हमें गुस्से वाले मन पर भार डालेंगे तो गुस्सा भरभरा के बाहर आएगा। इमोशनल वाले मन पे भार डालेंगे तो इमोशन बाहर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको घंटा घर से दोनों खरीदने के लिए नहीं जाना है, ये आपके अंदर है। तो एथिक्स जो है ये आपकी एक प्रकार से संरचना का हिस्सा है। आप इंसान हैं इसलिए आपके अंदर एथिक्स होना है। आप इंसान हैं इसलिए आपके अंदर इंटीग्रिटी है। आप इंसान हैं इसलिए आपके पास एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी सब कुछ है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो 8 टॉपिक दिए गए हैं उसमें मैं थोड़ा सा बताता हूं। तो एक टॉपिक का नाम है इंटरफेस, इसेंस, या यूं कहें एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस कहिए। पहला टॉपिक का नाम है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसको बोलते हैं नैतिकता और मानवीय अंतरफलक, जिसमें हम अलग अलग तरीके के बातों को इसमें और डिटेल दिया पढ़ते हैं। दूसरा जो टॉपिक देता है वो दिया है एटीट्यूड। एटीट्यूड को जैसे हमने बोला मनोभाव बोलते हैं, है ना। मनोभाव के
क्या विस्तार होंगे, क्या ढांचा है, क्या मतलब स्ट्रक्चर क्या है, एक्सटेंशन क्या है, फंक्शन क्या है, इन्हीं सब पे हमें बात करनी है। ठीक, एटीट्यूड। और आगे देता है नेक्स्ट जो देता है उसमें है एप्टीट्यूड एंड फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। जो एक सिविल सर्वेंट है उसका जो फंडामेंटल वैल्यूज क्या होने चाहिए, एक प्रकार से मौलिक मूल्य उसका कैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर बात करें तो जैसे एक स्त्री है, उसका मौलिक मूल्य क्या है, स्त्रीपन। और एक पुरुष है तो उसका मौलिक मूल्य क्या है, पुरुषपन। आपने कभी गौर किया होगा कि एक स्त्री पुरुष जैसा विचार या एक पुरुष स्त्री जैसा विचार लाना संभव नहीं है। कोई ला रहा है तो एक्सेप्शनली छोड़ दीजिए, संभव नहीं है ना। अगर राह में कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको उर्मिला शर्मिला पुकारिए और कोई लड़का है तो मुड़ के नहीं देखेगा। एक बार सुरेश रमेश जोर जोर से पुकारिए तो हो सकता है कि मुड़ के देख भी ले कि वो किसे बुला रहा है। तो स्त्री पुरुष का मतलब एक समझाने का एक तरीका है कि जिसमें जिस डिटर्मिनेशन में हम जीते। जैसे मेरा बच्चा जब मुझे कहता है पापा 1 मिनट, तो उसमें मुझे फीलिंग जो भी मैं करता हूँ एज ए फादर ही करता हूँ। मैं एज ए ब्रदर, मामा की तरह, चाचा की तरह ऐसी थिंकिंग नहीं डेवलप हो सकती। ये हमारा मौलिक मूल्य है। मूल्य का मतलब होता है पसंद ना पसंद। वैल्यूज का मतलब हुआ पसंद ना पसंद। तो हमारा फंडामेंटलिज्म जो है वो टाइम के साथ चेंज, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारा फंडामेंटलिज्म जो था वो एक एस्पिरेंट का था, एक कॉम्पिटिटर का था या एक स्टूडेंट का था। आप पढ़ाते हैं तो हमारा फंडामेंटलिज्म बदल गया है। अब एज ए फैकल्टी, एज ए टीचर, एज एक्सपर्ट, इस तरीके का थिंकिंग है। और शादी उदी हो गई तो बच्चे हो गए तो ये हमारा एज ए फादर फंडामेंटलिज्म हो गया। बच्चे के सामने हम फादर ही रहेंगे, विद्यार्थी के सामने हम टीचर ही रहेंगे, लेकिन हमें अगर कोई पढ़ाया है तो हम उसके सामने स्टूडेंट बन जाएंगे। यही फंडामेंटलिज्म है। तो एक सिविल सर्वेंट का जो मनोभाव है और जो उसका फंडामेंटलिज्म है, वैल्यूज जो उसके मौलिक मूल्य जो है और जो उसका मनोभाव है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होंगे कि नहीं। कल आप कलेक्टर बनेंगे और आपके कार्यालय में एक महिला मिलने आएगी तो आप उसको पुरुष की दृष्टि से देखेंगे क्या? फंडामेंटलिज्म तो यही कहती है। और एज वाइज भी देखेंगे, कोई 70 साल की बुजुर्ग महिला है तो उसको आदर मान आपको देना दूसरे ढंग का तरीका हो जाएगा। आपका मनोभाव चेंज होगा। इसलिए जो एक प्रकार से ग्रेविटी जो है हमारे आसपास की, हम उसके हिसाब से अपने को ढालते हैं। जैसे बेईमानों के बीच रहेंगे, 5 बेईमानों के बीच में, तो छठवां भी एक बेईमान पैदा किया जा सकता है। अब 5 ईमानदार के बीच अगर एक बेईमान डाल दिया जाए तो छठवां भी एक ईमानदार बन सकता है। ये उसकी ग्रेविटी है, ये उसका फंडामेंटलिज्म है। आप तैयारी के लिए आप आए हैं, आपके दिमाग में रोज आना सिविल सर्विसेज, पीसीएस, ये एसडीएम, फलाना ढिमका भरते रहे हैं। एक दिन आपका वातावरण, आपके अंदर का आपका मनोभाव इसी की ओर इंगित कर जाएगा। यही आपका मनोभाव बन जाएगा। तो एज ए सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विस में मौलिक मूल्य और उसका मनोभाव के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। सिंपैथी भी पढ़ेंगे, एम्पैथी भी पढ़ेंगे, उसका जो डिटर्मिनेशन है, उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है,
उसकी जो डाइवर्सिटी है, कहाँ कैसे, वो सब चीज़ पढ़ने का ये जगह है।